नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र पर। और बात करें अपवाह तंत्र की, तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत अब तक हम राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो आंतरिक अपवाह प्रणाली की हों, चाहे वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की हों, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की हों, जितनी भी सारी नदियां थी उन सभी नदियों पर अपनी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में हमने एक फ्रेश टॉपिक में नदियों से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे झरने बच गए थे, हमारे बांध बच गए थे, कुछ नगर बच गए थे, अभ्यारण्य बच गए थे, है ना। इन सभी चीजों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी राजस्थान की झीलों के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा किस पर करेंगे? राजस्थान की झीलों के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में झीलें। बात करें झीलों के बारे में, देखिए, राजस्थान जो है वो किसी भी समुद्र या महासागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान की सीमा स्थल अवरुद्ध है, मतलब राजस्थान केवल स्थलीय भाग से चारों तरफ से घिरा हुआ है, समुद्री भाग से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसलिए राजस्थान में लैगून प्रकार की कोई भी झील नहीं पाई जाती है। लैगून झीलें कैसी होती हैं? ऐसी झीलें जो समुद्र के किनारे पर बनती है ना, जो समुद्र के किनारे पर बनती है वो लैगून झीलें होती हैं। और राजस्थान में इस प्रकार की कोई झीलें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो राजस्थान में मुख्यतः जो झीलें हैं सभी कैसी हैं? स्थल अवरुद्ध झीलें हैं। ये जो झीलें हैं स्थल अवरुद्ध, वो दो प्रकार की हैं। जलीय प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। मतलब कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका जल कैसा है? खारा है, जबकि कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका जल कैसा है? मीठा है। तो इन्हीं को जल की प्रकृति के आधार पर इनको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और एक भाग में हमने बांट लिया है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, ठीक है ना। तो राजस्थान में हम दो प्रकार की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे खारे पानी की झीलों के बारे में आपको पता होगा कि एक ट्रिक आती है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इस ट्रिक्स में जितनी भी राजस्थान की खारे पानी की झीलें जो मुख्य मुख्य हैं वो आ जाती हैं। बात करें मीठे पानी की झीलों की, जैसे कि राजसमंद झील, जयसमंद झील, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी झील है मीठे पानी की, वो इसमें आ जाएंगी। तो पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? खारे पानी की झीलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं पहले, है ना। तो इस तरह का वर्गीकरण आप बना लिया है तो बना लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सीधी हेडिंग डाल लो आप। तो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। बात करें राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में, तो देखिए, राजस्थान में खारे पानी की अधिकांश जो झीलें हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग है उसमें पाई जाती हैं। और माना जाता है कि जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस सागर से हुई है? टेथिस सागर से हुई है। और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो अर्जेंटीना की जितनी भी लेक हैं, साल्टा लेक जिन्हें कहते हैं, उनसे क्या दर्शाती हैं? समानता दर्शाती हैं। तो राजस्थान में अधिकांशतः खारे पानी की झील कहाँ मिलती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? टेथिस सागर से। और एक किससे समानता दर्शाती है? अर्जेंटीना की साल्टा लेकों से ये समानता दर्शाती है। तो पहले तीन बिंदु लिख लो, फिर खारे पानी की झीलों का वर्गीकरण करेंगे एक एक से, फिर उनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लिख लो, राजस्थान में खारे पानी की झीलें, राजस्थान में खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अगला बिंदु, राजस्थान की खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति, राजस्थान की खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति झीलों की उत्पत्ति टेथिस सागर से मानी जाती है। टेथिस सागर से मानी जाती है, ठीक है। एक बिंदु और लिखो, राजस्थान की
राजस्थान की खारे पानी की झीलें, राजस्थान की खारे पानी की झीलें अर्जेंटीना की साल्टा झीलों से समानता दर्शाती हैं, समानता दर्शाती हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किस देश की, अर्जेंटीना की साल्टा झीलों से क्या दर्शाती हैं, समानता दर्शाती हैं। इसका मतलब क्या है कि अर्जेंटीना में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं ना, उनसे भी क्या निकाला जाता है, लवड़ी झीलें, नमक निकाला जाता है। और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे भी क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। ठीक है, अब प्रमुख झीलों के बारे में बात करें। प्रमुख खारे पानी की झीलें राजस्थान की पड़ रही है ना, प्रमुख खारे पानी की झीलें। तो बात करें प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में, तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बोली थी, उसको याद कर लेना। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनवा दिया है, इस ट्रिक का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको और देख लेना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ठीक है ना, झीलों के नाम लिख लेते हैं। सा से आपका बन जाएगा सांभर झील, डी से आपका बन जाएगा डीडवाना झील, का से बन जाएगा काबोद झील, पा से बन जाएगा पंचपदरा झील, पंचपदरा झील, लू से बन जाएगा आपका लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील, कू से बन जाएगा आपका कुचामन झील, ता से बन जाएगा आपका ताल छापर झील, फा से बन जाएगा आपका फलौदी झील, डे से बन जाएगा आपका डेगाना झील, और रे से बन जाएगा आपका रेवासा झील, रेवासा झील। ठीक है ना, तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ट्रिक से आप याद कर लेना, ये झील है। चलो इनके जिले और लिख देता हूँ यहाँ पर। सामर झील देखिए प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है, वैसे 3 जिलों में फैली हुई है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है। डीडवाना हमारी नागौर में पड़ती है, काबोद हमारी जैसलमेर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है, कुचामन नागौर में है, ताल छापर चूरू में है, फलौदी जोधपुर में है, डेगाना नागौर में है, और रेवासा सीकर में है। ठीक है ना, तो ये है हमारे खारे पानी की प्रमुख झीलें और प्रमुख जो जिले हैं उनमें स्थित है। ठीक है ना, तो इस ट्रिक को बना लीजिए। फिर हम एक एक से सभी झीलों के बारे में तो अध्ययन नहीं करेंगे, जो प्रमुख झीलें हैं जैसे कि सामर झील है हमारी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचपदरा झील है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे डीडवाना झील। ये 3 झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी झीलों के बारे में इतनी कोई विशेषता दे नहीं रखी है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम झील लेते हैं सामर झील। ठीक है ना, खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम क्या है, सामर झील। बात करें सामर झील के बारे में तो देखिए,
ये इस तरह से हमारी सामर झील है ना, ये कौन सी झील है हमारी, सामर झील। बात करें इसकी अवस्थिति की तो आपको पता होगा ये कहां पर स्थित है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो देखिए दो तरह से है इसकी अवस्थिति पूछी जा सकती है आपको। एक तो इसकी प्रशासनिक अवस्थिति, प्रशासनिक दृष्टि से कहां पर अवस्थित है, और एक इसकी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से कहां पर स्थित है। तो बात करें प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जो सामर झील है वो किस जिले में आती है, ये जयपुर जिले में मानी जाती है। ये प्रशासनिक दृष्टि से इसका जितना भी कार्यभार होता है वो कहाँ पर होता है, जयपुर जिले में होता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह जो झील है वो 3 जिलों में विस्तृत है। एक तो जयपुर में है, एक नागौर में है, और एक कहाँ पर है, एक ये अजमेर में है। तो भौगोलिक दृष्टि से 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर, ठीक है ना। एक मान्यता है कि इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण हमारा किसने करवाया था, तो इस झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने, वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण अहिछत्रपुर नागौर में करवाया था। कहां पर, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर पुराना नाम किसका है, नागौर का है। तो वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण 584 ईस्वी के समथिंग, 551 ईस्वी के समथिंग कहां पर करवाया था, अहिछत्रपुर नागौर में करवाया था। वासुदेव चौहान कौन है, ये है हमारे चौहानों के आदि पुरुष या मूल पुरुष, मतलब चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में अहिछत्रपुर नागौर में सामर झील का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, इतिहासकारों के अनुसार। बात करें इस झील की विस्तार के बारे में, इस झील के विस्तार के बारे में, तो देखिए इसका ग्लोबीय जो विस्तार है, ग्लोबीय विस्तार, इस झील का जो ग्लोबीय विस्तार है, ग्लोबीय विस्तार भी आपको पता होगा दो तरह से देखते हैं, अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर और किसके आधार पर, देशांतरों के आधार पर। तो इस झील का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारा, अक्षांशीय विस्तार इसका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। सामर झील का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है इसका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना। बात करें इस झील की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है ना, तो देखिए इस झील की जो लंबाई है, विकर्ण लंबाई है, वो हमारी मानी जाती है लगभग दक्षिण, ये हमारा कौन सा है, दक्षिण पूर्व है, और ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम। इसी तरह से ये हमारी, ये कौन सी है, ये है हमारी उत्तर पूर्व, और ये कौन सी हमारी दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विस्तार है, या ऐसे कह लो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है लगभग 32 से 35 किलोमीटर के मध्य। किताबों में 32 किलोमीटर आपको मिलेगी, ठीक है ना। लंबाई है इसकी 32 से 35 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई है लगभग 3 से 12 किलोमीटर। चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर। ये तो लंबाई हमारी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, चौड़ाई कौन सी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हमारी कौन सी है, चौड़ाई। इसकी लंबाई लगभग 32 से 35 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है, ठीक है ना। बात करें, यह सामर झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सामर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है हमारी चिल्का झील, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। लेकिन जो चिल्का झील है वो कैसी झील है, एक लेगुन झील है। चिल्का झील एक लेगुन झील है, मतलब उसका निर्माण किससे होता है, समुद्र से होता है, समुद्र के तट पर स्थित है। अतः भारत की भौगोलिक, या ऐसे कह लो स्थलीय भाग में स्थित, स्थल अवरुद्ध भाग में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो स्थल अवरुद्ध भाग में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, सामर झील मानी जाती है। फिर सबसे बड़ी झील कौन सी आएगी हमारी, सामर झील। वैसे तो दूसरे नंबर की है, लेकिन स्थल अवरुद्ध पूछ ले तो फिर पहले नंबर की सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, फिर सामर आ जाएगी, ठीक है ना।
सामर झील में राजस्थान की 4 आंतरिक अपवाह की नदियां आकर गिरती है। कौन कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। कौन कौन सी नदियां? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां आकर गिरती हैं किसमें? सामर झील में। सामर झील में नदियां आकर गिरती हैं। बात करें सामर झील के अपवाह की, तो इसका जो अपवाह है लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सामर झील का अपवाह लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर किसका? एक तो मंदिर माना जाता है यहाँ पर देवयानी का, देवयानी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माना जाता है कि देवयानी जो है ना, ये असुरों के कुलगुरु थे शुक्राचार्य, उनकी पुत्री थी। असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। इन्होंने, शुक्राचार्य जी ने यहाँ पर ययानी नामक एक हमारे कौन थे? असुर थे। उनके साथ में जो शादी हुई थी देवयानी की, वो कहाँ पर हुई थी? यहीं पर हुई थी देवयानी की। याद रखना, देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। ये जो मान्यता है ना देवयानी वाली, ये जो मान्यता है, एक काव्य है महाभारत महाकाव्य के अनुसार एक मान्यता है कि असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की जो शादी हुई थी वो किस झील के किनारे हुई थी? सामर झील के किनारे हुई थी। एक यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी है। यहाँ पर एक तो मंदिर देवयानी का है, एक है यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी जो माता है वो किसकी कुल देवी मानी जाती है? वो चौहानों की रक्षक देवी या कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भीषण अकाल पड़ा, जब इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, तो यहाँ पर खाने पीने की जो भी सामान था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जब ऐसी नौबत आई तो जो हमारे चौहान वंशी राजा थे वो किसके पास में गए? शाकंभरी माता के पास में जाते हैं। तो शाकंभरी माता जो है वो इस झील के आसपास जो भी वन था, वन क्षेत्र जो फैला था हमारा, कौन सी माता? शाकंभरी माता। तो इस झील के आसपास जो भी वन क्षेत्र फैला हुआ था, उस वन क्षेत्र को किस में बदल देती है? वो हमारे चांदी के रुपयों में बदल देती है। किसमें? चांदी के रुपयों के रूप में बदल देती है। लेकिन यहाँ की जो आसपास की जो जनता थी वो क्या करती है? जब चांदी के रुपयों को लूटने जाती है तो उनमें क्या होते हैं? आपस में क्या हो जाता है? झगड़े होने लगते हैं। तो फिर यह शाकंभरी माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो आपने वरदान दिया है, आप उस वरदान को वापस ले लीजिए। फिर जो चांदी के सिक्के हैं शाकंभरी माता किसमें बदल देती है? फल और सब्जियों में बदल देती है। इसी से उनका नाम क्या पड़ जाता है? फिर शाकंभरी देवी पड़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं, देवयानी का मंदिर है और शाकंभरी देवी का मंदिर है। ठीक है। बात करें अन्य विशेषताओं की सामर झील के बारे में, तो सामर झील जो है वो भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है। सामर झील से भारत के लगभग 8.7% कुल नमक का उत्पादन होता है। मतलब भारत का जितना भी नमक का उत्पादन है उसमें सामर झील का जो योगदान है वो कितना है? 8.7% योगदान है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता का नमक उत्पादन करने हेतु एक नावा आदर्श साल्ट फार्म, उच्च गुणवत्ता का नमक बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नावा आदर्श साल्ट फार्म स्थापित किया गया है। और यहीं पर केंद्र सरकार तथा सेंट्रल गवर्नमेंट तथा किसके द्वारा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, केंद्र सरकार तथा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के संयुक्त प्रक्रम के द्वारा यहाँ पर सांभर साल्ट लिमिटेड की भी स्थापना की गई है। किसकी? सांभर साल्ट लिमिटेड की भी स्थापना की गई है। ठीक है ना? यहाँ पर एक विशेष प्रजाति का क्या आता है? पक्षी आता है यहाँ पर, जैसे कि राजहंस। यहाँ पर एक विदेशी प्रजाति का राजहंस पक्षी आता है। इसलिए सांभर झील को राज्य सरकार द्वारा रामसर क्षेत्र में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। अभी तक राजस्थान, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सांभर राजस्थान का ऐसा दूसरा भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा जो किस में शामिल हो जाएगा? रामसर क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। अभी तक राजस्थान का केवल एक ही भाग जो है रामसर क्षेत्र में शामिल है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। बात करें अन्य विशेषताओं की, तो सांभर झील की विशेषता ये है कि यहाँ पर कुछ तो क्या आते हैं हमारे
विदेशी पक्षी आते हैं, राजहंस, और कौन सा आता है, सारस भी यहाँ पर आता है, और एक यूक्रेन से हमारा कौन सा आता है, कुरंजा भी आता है। ठीक है, कुरंजा। एक विशेषता और लिख लेना, सांबर में देखिए एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, शैवाल और बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सांबर में बैक्टीरिया और शैवाल की एक प्रजाति पाई जाती है। वो क्या करती है, जब कभी सांबर झील में जल प्रदूषण अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो क्या करती है, फिर अपने रंग में बदलाव करती है, जिससे उस एल्गी या बैक्टीरिया के रंग में बदलाव होने पर पता चल जाता है कि सांबर की झील में जो जल है वो कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो ये कुछ विशेषताएं सांबर झील के बारे में। चलिए अब इन विशेषताओं पर अपनी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, एक एक से लिखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले लिखिए आप निर्माण। निर्माण, तो निर्माण किसने करवाया, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहां पर मिला है, भीलवाड़ा मिला है ना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण चौहानों के मूल पुरुष या आदि पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष का मतलब क्या होता है कि जिसने चौहान वंश की स्थापना की या किसी वंश की स्थापना जो करता है उसको मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। सांबर झील का निर्माण चौहानों के मूल पुरुष या कह लो आदि पुरुष, आदि पुरुष वासुदेव चौहान द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा आए छत्रपुर नामक स्थान पर करवाया गया था, करवाया गया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, सांबर झील का निर्माण चौहानों के मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव चौहान द्वारा कहां पर करवाया गया था, अहि छत्रपुर नागौर में करवाया गया था। ठीक है ना। वर्तमान में बात करें इसकी अवस्थिति के बारे में, कहां पर स्थित है ना, तो लिख लो, सीधे लिख लो, यह झील भौगोलिक दृष्टि से, पहले लिखो प्रशासनिक, यह झील प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में तथा भौगोलिक दृष्टि से तथा भौगोलिक दृष्टि से जयपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, नागौर तथा अजमेर जिलों में फैली हुई है, अजमेर जिलों में फैली हुई है, फैली हुई है। ठीक है ना। अब का बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार लिख लो इस झील का, अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब लिखो देशांतरी विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरी विस्तार है इसका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब लिखो इसकी लंबाई, लंबाई 32 से 35 किलोमीटर, ये है हमारी दक्षिण पश्चिम से
दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व लिखो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब लिखो चौड़ाई, 3 से 12 किलोमीटर, और ये है हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लिखो इसका अपवाह क्षेत्र, पहले नदियों के बारे में लिख लो। इस झील में मेंथा रूपनगढ़, मेंथा रूपनगढ़, खारी और खंडेला, खारी और खंडेला नामक नदियां आकर गिरती हैं, नामक नदियां आकर गिरती हैं, गिरती हैं। ठीक है, अब लिख लो अपवाह। सामर झील का अपवाह क्षेत्र, सामर झील का अपवाह क्षेत्र 500 स्क्वायर किलोमीटर है, या 500 वर्ग किलोमीटर है। लिख लीजिए इन बातों को, फिर मैं साफ करता हूं इनको। और विशेषताएं लिखिए। देखो सांबर झील, सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना, तो नोट में लिख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, चिल्का झील। ये कैसी झील है? लैगून झील है ये। लैगून का मतलब क्या है? समुद्र किनारे स्थित है, लैगून झील है। और कहां पर स्थित है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है ना। और अब लिख लीजिए विश्व की, 2 नंबर लिख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है हमारी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये कहां पर स्थित है? यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, यूरेशिया में कैस्पियन सागर। ठीक है, अब लिखिए सांबर झील, सांबर झील अंतःस्थलीय भाग में स्थित, अंतःस्थलीय भाग में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब सबसे बड़ी वैसे झील तो कौन सी? चिल्का झील, लेकिन चिल्का झील जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है, अंतःस्थलीय भाग में स्थित नहीं है। मतलब चिल्का झील की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन सांबर झील अंतःस्थलीय भाग में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना। चलिए अब लिखिए अगला बिंदु,
वो मंदिर वाले में लिख लीजिए, 2 मंदिर जो है ना, सांभर झील के किनारे, सांभर झील के किनारे तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों की नानी कौन है? देवयानी है। देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी तथा शाकंभरी देवी का, शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात और लिख लीजिए। अगला बिंदु लिखिए, सांभर झील से, सांभर झील से भारत के, भारत के कुल नमक का, सांभर झील से भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक उत्पादित होता है, उत्पादित होता है। अगला लिखिए, उत्तम क्वालिटी का, उत्तम, ऐसे लिख लो, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता का नमक उत्पादन करने हेतु, उत्पादन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नागौर जिले के, नागौर जिले के नावा नामक स्थान पर, नावा नामक स्थान पर नावा आदर्श नमक फार्म, नावा आदर्श नमक फार्म की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो उच्च गुणवत्ता का नमक बनाने हेतु यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नागौर जिले के नावा नामक स्थान पर क्या स्थापित किया गया है? नावा आदर्श साल्ट फार्म की स्थापना की गई है। अगला बिंदु लिखिए, केंद्र सरकार तथा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के संयुक्त प्रक्रम द्वारा, के संयुक्त प्रक्रम से सांभर में, सांभर में देखिए एक क्या बनाया गया है? सांभर साल्ट फार्म बनाया गया है ना। तो सांभर में लिख लीजिए, किसके सहयोग से? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड एवं केंद्र सरकार के सहयोग से सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है। लिख लीजिए, संयुक्त प्रक्रम से सांभर में, सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है। देखिए, मैंने जब आपको समझाया था ना अभी शुरुआत में, तब मैंने बता दिया था कि इसको दूसरा क्या घोषित किया जा रहा है? रामसर स्थल। लेकिन ये दूसरा रामसर स्थल है ना, घोषित हो चुका है। पहला रामसर स्थल तो हमारा कौन सा था? गन्ना पश्चिम बिहार, जो 1 अक्टूबर 1981 को घोषित हुआ था। जबकि दूसरा रामसर स्थल जो है हमारा कौन सा है? सांभर है, जो 1990 में घोषित हुआ था, है ना।
वहां मैं भूल ये गया था कि सांभर को दूसरा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक घोषित हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में केवलादेव के बाद सर्वाधिक मात्रा में विदेशी पक्षी कहाँ पर आते हैं, सांभर पर आते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी उस प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी है। ठीक है, तो लिख लीजिए सांभर को ऐसे लिखो, सांभर में विभिन्न प्रकार के विदेशी प्रजाति के पक्षी आते हैं, इसलिए सांभर को लिखिए, सांभर में विभिन्न प्रकार के विदेशी पक्षी आते हैं, इसलिए सांभर को राजस्थान का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है ना। तो पहला आपको पता होगा, राजस्थान का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये बातें लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। कुछ और विशेषताएं सांभर के बारे में वो लिख लीजिए। देखिए अभी हमने बात की थी कि सांभर को दूसरा क्या घोषित किया जाना प्रस्तावित है, पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं उनको लिख लीजिए ना। प्रमुख विदेशी पक्षी, एक तो यहाँ पर आता है राजहंस। कौन आता है, राजहंस। एक आता है यहाँ पर सारस, और एक आता है यहाँ पर कुरंजा, है ना। कुरंजा जो आता है ये तो आता है यूक्रेन से। सारस जो आता है वो आता है साइबेरिया से, और राजहंस आता है हमारा अफगानिस्तान से। राजहंस आता है, साइबेरिया से सारस आता है, यूक्रेन से कुरंजा आता है। ठीक है ना, प्रमुख पक्षी आते हैं यहाँ पर। अब अगली बात लिखिए 23 मार्च 1990 को सांभर को राजस्थान का दूसरा रामसर स्थल कह लो या आर्द्रभूमि कह लो या कह लो वेटलैंड, तीनों नाम एक ही है ना। दूसरा रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, राजस्थान में अब तक कितने रामसर स्थल हैं, 2 ही हैं। एक पहला कौन सा था हमारा, पहला था घना पक्षी विहार या घना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये भरतपुर में है। और इसको कब घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया था 1 अक्टूबर 1981 को। जबकि दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा सांभर कहाँ पर है, ये हमारा जयपुर में है। और इसको कब घोषित किया, 23 मार्च 1990 को, 1990 को। ठीक है ना। अगली बात लिखिए, देखिए सांभर में जो नमक को उत्पादित किया जाता है ना, वो एक विशेष प्रकार की पद्धति है। कौन सी, रेस्तरा या क्यार पद्धति द्वारा, क्यार या रेस्तरा पद्धति द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो लिख लीजिए सांभर में नमक का उत्पादन, क्यार या रेस्तरा पद्धति, क्यार इसी का नाम है, रेस्तरा
क्यार या रेस्त्रा पद्धति द्वारा, क्यार या रेस्त्रा पद्धति द्वारा किया जाता है। सांभर में नमक का उत्पादन क्यार या रेस्त्रा पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए, यहाँ पर जो शैवाल और क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की शैवाल और बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती हैं जो जल प्रदूषण होने पर अपने रंग में बदलाव कर लेते हैं। लिख लीजिए, सांभर में विशेष प्रकार की शैवाल और बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई मिलती हैं। शैवाल को अंग्रेजी बोलते हैं एल्गी, और बैक्टीरिया को शैवाल और जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया की, जीवाणु है ना, हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया। शैवाल और बैक्टीरिया की प्रजातियां मिलती हैं, स्पीशीज कुछ भी लिख लो, प्रजातियां मिलती हैं जो जल प्रदूषण होने पर, जो जल प्रदूषण बढ़ने पर अपने रंग में बदलाव कर लेती हैं, अपने रंग में बदलाव कर लेती हैं। ठीक है ना, तो ये विशेषता थी हमारी किस झील के बारे में, सांभर झील के बारे में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें, और राजस्थान की खारे पानी की झीलों में पहली झील हमने ली है कौन सी, सांभर झील। तो आज हमने देख ली है सांभर झील की जितनी भी सारी विशेषताएं थी, मेरे ख्याल से हमने सारी विशेषताएं कर ली हैं। आगे 2-3 झीलें और हैं, उनके बारे में और चर्चा करेंगे। बाकी खारे पानी की झीलों के बारे में आपको कोई डिटेल हमें मिलती नहीं है, केवल उनके आपको जिले याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।